बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 और 2 करवा दिए हैं एक वीडियो में, एक क्लास में, लेकिन आज हम इससे आगे चैप्टर नंबर 3 और 4 करवाऊंगा। तो आप लोग इस चैप्टर को ठीक से देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये जो है आरंभिक नगर सिंधु घाटी सभ्यता है ना। ये तो यहाँ पे ये चित्र जो हमें दिखाई दे रहा है, यह कहाँ का है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र है। उसे देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे में क्या है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है ना, ये हड़प्पा सभ्यता है के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता की कांस्ययुगीन सभ्यता और आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में किया। जेम्स लुइस ने लोकप्रिय नाम चार्ल्स मेसन 1826 में हड़प्पा का यात्रा किया था। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। लगभग 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय हड़प्पा पूरा स्थल मिला। इसके बाद फिर इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। सी कार्बन 14 के अनुसार 2350 से 1750 BC हड़प्पा सभ्यता के शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कितना साल पहले? 4700 साल पहले। ठीक, यहाँ पे हम दोस्तों आगे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मन के वाट, पत्थर के फलक, मोहर मारने वाला, मन के गहना, वाट यानी कि किलो, पत्थर है ना के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है। ये सभी कहाँ मिले? ये सभी का साक्ष्य कहाँ मिले? तो हमें इन सभी जगहों पर दूसरे लंबी दूरी पर स्थित हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। बढ़ते हैं आगे इससे घर में दिया है ना कि अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। ये हम पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं पिछला वीडियो में। चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति, जैसे कि चोलिस्तान धार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान की रेगिस्तानी क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुआ, किसने किया? तो कनिंघम का भ्रम जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातात्विद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य और अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 4ठी शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व थी। आरंभिक वस्तुओं की पहचान उसके लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते हुए उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व थी। फिर यहाँ से 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में प्रारंभ दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों का समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पूरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे।
1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की, जैसा कि MS राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। जॉन मार्शल भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IEM व्हीलर ने पहचान की एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं थी। ठीक है। पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है, चला गया है। ठीक, यहाँ पे दिया गया पॉइंट है कि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में धौलावीरा की खोज वहाँ हुए अन्वेषण उत्खनन नहीं इन प्रयासों का हिस्सा है। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड, क्या अग्निकुंड, याद रखिएगा दोस्तों, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? तो कालीबंगा और लोथल में। किसका साक्ष्य? तो अग्निकुंड का। निर्वाह के तरीके, कैसे गुजर बसर किस तरह से रहते थे, इसके बारे में जानकारी। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से अपना उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे, अपन जीवन निर्वाह करते थे, है ना। जहाँ पे जो चीज़ हमें खाद्य पदार्थ मिलेगा खाने के लिए, वहीं पे जीवन निर्वाह आदमी रुकेगा, है ना, बसेगा, है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थानों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। आगे का पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे फिर हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हाथियों में भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियाँ शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे बारस, सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली है। कृषि प्रौद्योगिकी, अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं। मोहरे पर किए गए रेखांकन तथा मृत्समूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है। पुरातत्वविदों को कालीबंगन, राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोतुधई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। फिर यहाँ पर दिया है कि धौलावीरा, ये कहाँ है? गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। यानी कृषि के लिए जल संचयन, यानी जगह जगह पर कुआं की जैसे, है ना, यहाँ पे किया था। और उसमें वर्षा के समय में जो पानी होता था, वो पानी उस कुआं में जाकर के, उस गड्ढा में जाकर के जमा हो जाता था। कृषि करने में वहाँ के लोगों को बहुत सुविधा होता था। चलिए
बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। हड़प्पा के बारे में तो जान चुके हैं, अब मोहनजोदड़ो के बारे में जानना है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, ठीक है। फिर यहाँ पर मोहनजोदड़ो से महायोगिधेश्वर की मूर्ति मिली, हाँ। फिर जिसमें दाएं बाएं चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी और चरणों में 2 हिरण बैठा है। सर जॉन मार्शल ने इसे शिव का प्राचीनतम रूप माना है। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्ठी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब का निर्माण ईंट और प्लास्टर से किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने हेतु प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये सब था विशेषता वहाँ का। सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ 2 तरफ से बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। हड़प्पा की दुर्दशा, ठीक है, कि हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें समांतर भारतीय पुरातात्विक का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीनतम स्थल में ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल पटरी के लिए भी ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इससे विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर सुरक्षित था। समझ गए? हड़प्पा का इस तरह से स्थिति कर दिया है ना। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पट्टी में बनाया गया था और ये एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। और गृह स्थापत कई मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियां का केंद्र था। हर घर का ईंट फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता, जिसकी नलियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियां के अवशेष मिले हैं। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये नगरें आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। फिर यहाँ पे इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कुछ नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से किसी लाइन में बनाया जाता था। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। दुर्ग नगरों की विशेषता, नगरों में कई 2 राज्य या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन अधिक ऊंचाई पर तथा पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वालों भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से एक गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भागों में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशयों के किनारों पर ईंटों का जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबंद किया गया था। इसके उत्तर में एक गाली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारों के
दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने। प्रत्येक स्नान घर से नालियाँ गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्तियां किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। यहाँ से गोंदीबाड़ा मिला है। रंगपुर और लोथल के से चावल का प्रमाण मिला है। हड़प्पा स्थल का क्षेत्रफल और जनसंख्या में प्रथम दो सबसे बड़ा शहर क्रमशः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी और धौलावीरा है। एम व्हीलर ने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया और इसे सभ्यता के पतन के लिए आर्य देवता इंद्र को दोषी माना। हड़प्पा से शव पेटिका का भी प्रमाण मिला है। शव पेटिका यानी शव पेटिका का मतलब क्या होता है? शव पेटिका का मतलब हड़प्पा में शव पेटिका का मतलब कहाँ पर था बाबू? व्हीलर सिंधु सभ्यता है ना। सिंधु सभ्यता में प्रयोग सर्वप्रथम और इस सभ्यता के पतन के लिए आर्य देवता इंद्र की दोषी माना। हड़प्पा से शव पेटिका का भी प्रमाण मिला। शव पेटिका का मतलब किसी मुर्दा को पेटी में बंद किया हुआ ये वाला साक्ष्य मिला है। कहाँ? हड़प्पा में पेटी में बंद करके उसको दफनाया जाता होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकोट, अल्हादीनो, कोट दीजी, मांडा, बनावली, रोपर, भगवानपुरा, सूटरकोटा, देसलपुर, कुंतासी, रोजदी, हुलास, दैमाबाद, आलमगीरपुर आदि हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। सावाधान क्या है? मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्टोरी ऑफ एंशिएंट इंडिया। हड़प्पा सभ्यता में मिले सावधानों आमतौर पर मृतकों की गार्तों में दफनाया गया था। कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले हैं। संभवतः ऐसी मान्यता है कि संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं को मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों सावधानों के आभूषण मिले। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके से बना एक आभूषण मिला था। कुल मिलाकर ऐसे लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में निवासियों का मृतक के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज। पुरातात्विद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्यान्स, सी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। शिल्प उत्पादन। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। मनके के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नियलियन सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सिलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं अथवा शंख, फायांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। आगे देखते हैं। इसके कई आकार होते हैं, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकार के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखांकित उकरे गए थे। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है। सेलखड़ी एक बहुत मुलायम पत्थर है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण से लेप सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। कार्लिनियम का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था।
चुंद्र, लोथल और हाल ही में धौलावीरा के छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालकोट बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़िया, करछिया और पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं के निर्माण के विशिष्ट केंद्र ये थे, जहाँ से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। चौहंद्रो और लोथल से तैयार माल जैसे मन के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। सुदूर अफगानिस्तान में सातुधई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित तथा लोथल्स, जो कार्निलियन गुजरात में भरोच, सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से जैसे धातु राजस्थान से स्रोतों के निकट स्थित था। कच्चा माल प्राप्त करने एक अन्य नीति राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए, ठीक है, जैसे क्षेत्रों के अभियान भेजना। क्षेत्रीय क्षेत्र में साक्ष्य को पुरातात्विदों ने गणेश्वर जोधपुरी संस्कृति का नाम दिया गया। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर ओमान से भी लाया जाता था। 3री शताब्दी के ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र के तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बाहरीन द्वीप मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्र से संपर्क की जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट, यहाँ पर लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादकों का उल्लेख करते हैं कि कार्नियम, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविक का देश कहते हैं। मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फायांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तुतः बनाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हर होते थे। फायंस के मन के चूड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान, ओमान से करते थे। टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से, सोने का आयात कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। कहाँ का लोग? हड़प्पा का लोग। कच्छ इलाके में खदीरवेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, जो 3 भागों में बांटा गया था। इस नगर में जाने हेतु बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में एक खुला मैदान भी था। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में पाया गया था। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लोथल में एक भंडारगिरी भी था। यहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया है यहाँ पर, मोहर और लिपि तथा बाट। मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी समय के संपर्कों की सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। समांतर हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिकों के नाम पर पदवी को दर्शाता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें चिन्हों की संख्या अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच है। यद्यपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित। हड़प्पा मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी क्या है? सेलखड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनाई गई इन पत्थरों पर समान रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक
पढ़ा नहीं जा सका है। वाट के भी नियम वाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली है द्वारा नियंत्रित थे। ये वाट समांतर चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित धनाकार होते थे। फिर अगला पॉइंट दिया है दोस्तों, ठीक से देखिएगा, याद रखिएगा। छोटे वाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं, जैसे हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एकरूपता, ईंट जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। अब यहाँ पर दिया है नगर और नए शिल्प, यानी नगर के अंतर्गत नए शिल्प। ठीक है, पुरातत्वविदों की जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पाई नगरों में मिली सबसे आकर्षक वस्तु में बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते हैं। इन आयताकार मोहरों पर समानतः जानवर के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बाट चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। पत्थरों को काटकर मनके बनाए जाते थे। यहाँ पे प्रसाद तथा शासक, पुरातत्वविदों में मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं क्या लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे। उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। ठीक उसी तरह से कुछ पुरातात्विक इस मत की हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरों पुरातात्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। सभ्यता का अंत। अब सभ्यता का अंत के बारे में जानते हैं हम लोग कि लगभग 800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे हड़प्पा क्या विशिष्ट पुरातत्वविदों वस्तुओं, वाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनके का समाप्त हो जाना। ठीक है, मनके का समाप्त हो जाना। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज का अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृदभांडों के लोग मानकीकृत वाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय वाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों को इस तर्क को बल मिलता है। जल निकास प्रणाली नष्ट, नदियों का सूख जाना, ये सब था। बढ़ते आगे। घास के मैदान समाप्त, बाढ़, शासकों का नियंत्रण समाप्त, मिस्र के बड़े मकबरे, पिरामिड, शवों, मम्मी को दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा मिस्र के सर्वाधिक धन दौलत खर्च किया जाता था। फिर आगे देखते हैं व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विकी व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। आभूषण से जल्दी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मातृदेवियों की संज्ञा दी थी। पुरुषों के दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था। संरचनाओं के अनुष्ठानिक महत्व का माना गया। इनमें विशाल
स्नानागार तथा कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। मोहरों जिनमें कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पौधे उत्कीर्णित हैं मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों हड़प्पा शाहीवाला मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। कौन सी नदी पर हड़प्पा है? तो हरा याद रखेंगे। हरा याद रखेंगे। क्या? हरा। थोड़ा एक बार मिटा के देखते हैं, समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या है? हरा। ह फोर हड़प्पा, रा फोर हड़प्पा है कहाँ? तो रावी नदी पर, है ना। मोसी याद रखेंगे तो मोह से क्या होगा? मोह से मोहनजोदड़ो। सी फोर सिंधु नदी, समझ गया? ये ऐसे याद रखेंगे। जो मोहनजोदड़ो कहाँ है? लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान में है। चुहंद्रो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है, सिंधु नदी पर है ना। कालीबंगन जो है हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। रंगपुर अहमदाबाद जिला गुजरात। रोपर जिला पंजाब सतलज नदी पर है। लोथल जो है अहमदाबाद जिला गुजरात भगवान नदी पर है। आलमगीरपुर मेरठ जिला उत्तर प्रदेश हिंडन नदी पर है। सुटकोडोर मकरान में समुद्र के किनारे पाकिस्तान, है ना, दास नदी पर है लगभग। बनावली फतेहाबाद जिला हरियाणा सरस्वती नदी। धौलावीरा कच्छ जिला गुजरात लूनी नदी पर, है ना। सबका यहाँ पे उत्खनन दिया है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसे रोका करके आप लोग सबका खोजकर्ता को उत्खननकर्ता को देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे दिया है काल रेखा 2 की, यहाँ पे है हड़प्पा पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। 1875 में हड़प्पा पर मोहर कर्निघन की रिपोर्ट। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ। 1946 में RSM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। 1960 में बी लाल और BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ, है ना। ये सब है, ये सब को देख लीजिए। फिर यहाँ पे दिया है ताम्रपाषाण कालीन स्थल। क्या है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ठीक है। तो यहाँ में दिया है इनाम गांव महाराष्ट्र में है। प्राप्त साक्ष्य कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र कलश सब समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। नवटोली महाराष्ट्र, इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभान के प्रमाण मिले हैं। नवासा महाराष्ट्र पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण मिला है। ताम्रवती राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृदभान सफेद रैखिक चित्र से सजे रहते हैं। इसको थोड़ा आगे लेते हैं। ये जो हमें दिखाया जो दे रहा है चैप्टर 4, ठीक है। क्या है? वैदिक काल, जो 1500 से 600 BC इसका काल है। जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गुरु के द्वारा सभी शिष्य को क्या हो रहा है? सभी जो का शिक्षा मिल रहा है ना। पहले इस चित्र को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, तब करेंगे। चलिए तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। वेदों का अर्थ होता है जानना और ज्ञान। वेदों की रचना मानव ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की थी, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। क्या? अपौरुषेय कहा जाता है। इसे हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। हम लोग अभी भी जितने भी एग्जाम होने वाला है, बहुत ही इन जो अभी मैं करवाता हूँ या करवा रहा हूँ
उनमें से बहुत पूछने का चांस बनता है, तो इसीलिए आप लोग रिवीजन कीजिएगा। मैं बहुत धीमी गति से मैं बोलते जाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं, है ना। कहिए उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। इसका मतलब क्या है कि उपवेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा तो आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये उपवेद की नाम है, वेद का उपवेद। पुरोहित में देखेंगे तो ऋग्वेद का पुरोहित होत्री कहते हैं और यजुर्वेद को अधर्यु कहते नाम से जानते हैं, सामवेद को उद्गाता के नाम से जानते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद को ऐत्रेय या कौशिकी कहा जाता है और यजुर्वेद को शतपथ या तैत्तिरीय कहा जाता है। सामवेद में पंचविश या जैमिनीय कहा जाता है। अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है, अथर्ववेद को गोपथ। मुख्य विषय देवताओं की स्तुति, कर्मकांड, संगीत का जनक, है ना। सामवेद को संगीत का जनक और अथर्ववेद को जादू टोना मंत्र, जादू टोना के बारे में इसमें ज्ञान मिलता है। और प्रणेता यानी कि ऋग्वेद ब्रह्मा, विश्वामित्र, नारद मुनि और अथर्ववेद विश्वकर्मा। वेदों के अर्थ बताने व सही उच्चारण हेतु वेदांग की रचना की गई है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, आग, इंद्र, युद्ध और सोम एक पौधा जिससे एक खाद्य पेय रस पदार्थ बनाया जाता था। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य एशिया के बोगज कोई अभिलेख जैसे वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, अग्नि, पुरुष, ना, सत्य, अश्विनी कुमार का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यदती नदी के बीच के प्रदेश को ब्रह्मावत कहा गया है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को सस्वर पाठ द्वारा वैदिक प्रार्थना कंठस्थ करवाते थे। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृति कहलाती है। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। असमिया, गुजराती, कश्मीरी और सिंधी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि भी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार है। झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ऋग्वेद और अन्य वेद की छपाई का कार्य लगभग 200 साल पहले हुआ। ऋग्वेद विश्वामित्र और 2 देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच संवाद हुआ था। नदियों की तुलना घोड़ों और गायों के से की गई। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी तथा सबसे अधिक नदी के रूप में महत्वपूर्ण नदी के रूप में सरस्वती नदी की जिक्र किया गया है। सरस्वती नदी को नवीतमा नदियों की माता कहा गया है। वैदिक कालीन युद्ध अच्छी चारागाह पानी के स्रोत लोगों के बंदी बनाने के लिए लड़ी गई थी। यह कि आग में देवी देवताओं के घी, अनाज और जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ब्राह्मण परिवारों के समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वैदिक काल की लिपि ब्राह्मणी थी। आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडलों को अति प्राचीन मंडल माना जाता है, जो परिवार के मंडल या वश मंडल के नाम से जाना जाता है। वश मंडल को शुरुआत अग्नि मित्र देवता के मंत्र से प्रारंभ होता है। शुल्ब सूत्र में रेखा गणित की प्राचीनतम विवरण मिलता है। वैदिक साहित्य का क्रमबद्ध रूप है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। लोग बहादुर व कुशल योद्धा को अपना सरदार चुनता था। पुरोहित, ब्राह्मण तथा राजा का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। ऋग्वेद में गाय को धन का मानक इकाई माना जाता था। जनता या पूरे जन समुदाय हेतु प्रयुक्त शब्द जन तथा विश्व था। प्रार्थनाओं के रचनाकर्ता खुद के आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे।
दास तथा दस्यु यज्ञ नहीं करते और दूसरी भाषा बोलते थे। कालांतर में दास या दासी का मतलब गुलाम हो गया, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। यज्ञों की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यापार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिनकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व से संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी ऋग्वैदिक काल। क्या? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। इंद्र सौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल, जस राजयुग और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इन्हें अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। समकालीन बौद्ध ग्रंथ में लगभग 64 संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। उपनिषद द्वारा वेदों ग्रंथों का हिस्सा थे। लगभग 108 तब है। उपनिषद का अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। शरद दर्शन, भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। वैशेषिक, ऋषि कनाद, न्याय गौतम मुनि, शाक्त कपिल मुनि, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा बद्रायन। ठीक है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 दशाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचार के योगदान से हुआ है। फिर यहाँ पे उपनिषद काल में अश्वपति कैकेय राज के प्रसिद्ध दार्शनिक शासक थे। हाँ, उद्वालक आरुणि कुरु पंचाल के प्रसिद्ध दार्शनिक राजा था। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता काशी के दार्शनिक राजा अश्वसेन थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के परम मित्र थे। शौनक व अभिप्रतारिक नामक 2 ऋषि तथा एक ब्राह्मण भिखारी की कथा छांदोग्य उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के बीच आत्मा और परमात्मा का चर्चा मिलता है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से संबंधित है। सत्यकाम जाबाल के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया है। उपनिषद मूलतः दर्शन से संबंधित पुस्तक है। यम नचिकेता संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे 9 से की गई है। यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटे 9 से की गई है। टूटे 9 से की गई है। मैत्रेयनी संहिता में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। बंधुता एवं विवाह। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। पितृशिकता का अर्थ वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र परपौत्र आदि से चलती हैं। मातृशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब तक है जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। विवाह के नियम के बारे में क्या है? जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस समस्या में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों में उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इन प्रथा को वही निर्वाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया।
अगला है, मैं यहाँ से बताऊँ, इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों को कम उम्र की कन्याओं स्त्रियां जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति के उनका विवाह किया जा सके। कन्यादान अर्थात विवाह की कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध बहु समूह के मध्य होते हैं। यहाँ यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले हो सकता है। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष के अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है। बहुपति प्रथा यानी एक स्त्री के अनेक पति होने के पद्धति है। बहुपत्नी प्रथा, इसको याद रखिएगा। चलो, यहाँ पे दिया है विवाह के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो यहाँ पे देखा जाए कि ये यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहली है कन्यादान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ को वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथी है पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्यादान करता है। फिर पांचवी दिया है, पांचवी है कि वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब अपनी क्षमता या इच्छानुसार उनके बांधवों को स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। छठी में है स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा के संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। लगभग 500 ईस्वी से इन मापदंडों का संकलन धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृति ग्रंथों में किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी जिसका संकलन लगभग 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के बीच हुआ। मनुस्मृति के विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। वह दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और व्यक्तियों को निंदित माना गया। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों खास तौर से ब्राह्मणों को गोत्र में वर्गीकृत करने की थी। यहाँ पे प्रत्येक गोत्र एक व्यक्ति के ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते हैं। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण और विवाह के पश्चात स्त्रियों के पिता के स्थान पर पति के गोत्र माना जाता तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं रख सकते। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यह करना और करवाना। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यह करवाना और दान दक्षिणा देना। फिर यहाँ पे दिया है कि अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनमें कृषि, गौपालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। प्राचीन काल में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है जिनमें विवाह संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्यवंशी का संबंध रामचंद्र जी से जोड़ा जाता है और चंद्रवंशी का संबंध महाभारत से जोड़ा जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर यूपी था। प्राचीन भारत ग्रंथ के अनुसार एक सुवर्ण सिक्के 80 रति की कौशल होती थी। प्राचीन काल में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता है। यहाँ पे वेद, ब्राह्मण, सूक्त और उपनिषद के बारे में दिया गया है चार्ट। इस चार्ट को देखते हुए हम लोग को और आरण्यक के बारे में अध्येता और उपवेद प्रवर्तक, ये सभी के बारे में जानकारी मिलना है। यहाँ पे दिया है कि वेद में ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में
के प्रति जब जानेंगे तो ब्राह्मण क्या है, कौशिकी यत्रे, है ना। सूक्त है 10 8 है। उपनिषद है कौशिकी यत्रे, है ना। आरण्यक में क्या है, आरण्यक में है यत्रे कौशिकी, अध्येता में है होत्री, उपवेद प्रवर्तक में है आयुर्वेद प्रजापति। ठीक उसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ये देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ऋग्वैदिक नदियाँ, है ना। ऋग्वैदिक नदियाँ है, इसको बढ़िया से सभी को याद कर लेना है। जो आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में पूछने का अधिक से अधिक संभावना बनता है। आधुनिक नाम पूछ देता है कहीं कहीं, कहीं कहीं वैदिक नाम या प्राचीन नाम पूछ देता है ना। यहाँ पे विशदता, विशदता का आधुनिक नाम क्या है, इस नदी को झेलम। विपाशा का प्राचीन नाम का आधुनिक नाम क्या है, ब्यास, क्या है, ब्यास। दृश्यदती का प्राचीन नाम धगधर या चेतांग नदी। क्रुंभ, क्रुंभु का कुर्लम, कुर्लम, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। कुंभा का काबुल। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक। आस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब। शतुद्री का सतलज, स से है शुरू। कोमल का न गोमल का गोमती, क्या दिया है, गोमती। सिंधु का सिंधी भाषा सिंधी। सुषोमा, सुषोमा का सोहन, सुषोमा का सोहन। और सुवास्तु का स्वात, सुवास्तु का श्वास। आगे बढ़ते हैं तो हम आखिरी पॉइंट में आ चुके हैं, ये समाप्त हुआ। हम अब कल कराएंगे 5वां से शुरू करेंगे, 5वां चैप्टर से। आज मैंने इस वीडियो में कराए हैं आपका कितना, तो तीसरा और चौथा चैप्टर करवा दिए हैं। तो आप लोग ठीक से रिवीजन कीजिएगा। BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं।